नमस्कार। बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को दूसरे शब्दों में एसी जनरेटर भी कहा जाता है, जिसका हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, जिसका हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए तथा बौद्धिक टेक्निकल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। किस विधि द्वारा अल्टरनेटर को तुल्यकालिक किया जाता है? किस विधि द्वारा अल्टरनेटर को तुल्यकालिक किया जाता है? तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनाइज किया जाता है। एक प्रक्रिया क्या होता है, जब मान लीजिए कोई एक अल्टरनेटर है, एक अल्टरनेटर उसके पैरेलल में और जोड़ना है, या और कोई दूसरा अल्टरनेटर, तीसरा अल्टरनेटर, चौथा अल्टरनेटर अगर एक अल्टरनेटर के पैरेलल में जोड़ना है तो उसको बोला जाता है सिंक्रोनाइजेशन। वो प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सिंक्रोनाइजेशन। तो ये बोला जा रहा है कि अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन कौन सा विधि जो है अप्लाई किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो विधि इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिंक्रोनोस्कोप विधि। ठीक है, डार्क लैंप विधि, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि और डार्क लैंप विधि, ये जो सभी विधि है ना, वो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका जो आंसर है डी। इसका जो आंसर है ना, आंसर है डी। उपरोक्त सभी कौन कौन सा विधि है? सिंक्रोनोस्कोप विधि है, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि है और डार्क लैंप विधि है। अब ये विधि क्या है इसका विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। और अगर आप अगर इसका विधि को कैसे कैसे इसमें क्या होता है, क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है, अगर वो देखना चाहते हैं तो थ्योरी वाला वीडियो जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, संकेतक का पाठ्यांक क्या होगा? संकेतक का पाठ्यांक क्या होगा जब सिंक्रोनोस्कोप विधि में अल्टरनेटर तुल्यकालिक हो जाए? बोल रहा है कि जो संकेतक, जो जैसे संकेतक कहने का मतलब जो इंडिकेटर होता है सिंक्रोनोस्कोप का, सिंक्रोनोस्कोप जो होता है, मान लीजिए सिंक्रोनोस्कोप है, इसका अल्टरनेटर का जो इंडिकेटर होता है ऐसे होता है, यहाँ 0 होता है, इधर क्या होता है? स्लो होता है, और इधर जो होता है फास्ट लिखा होता है, फास्ट लिखा होता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा ये जो संकेतक है ना, जो पाठ्यांक है, इसका जो संकेतक का पाठ्यांक क्या होगा, मतलब रीडिंग क्या होगा जब सिंक्रोनोस्कोप विधि में अल्टरनेटर तुल्यकालिक हो जाए, मतलब सिंक्रोनाइज हो जाए। 2 अल्टरनेटर को हो या 3 अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना है और वो सिंक्रोनाइज हो गया हो, तो उसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा? तो उसका पाठ्यक्रम जो होगा वो क्या होगा? शून्य की ओर स्थित हो जाएगा। क्या होगा? शून्य की ओर स्थित हो जाएगा। मतलब ये इस पोजीशन में, जिस पोजीशन पे अभी आप देख रहे हैं उस पोजीशन पे स्थित हो जाएगा। लेकिन जब सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो इनकमिंग अल्टरनेटर है वो उसका फ्रीक्वेंसी स्लो है, मतलब ज्यादा है या कम है, डिपेंड उस पर करता है। लेकिन जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा ना तो उसका जो स्थिति है इस पे शून्य की ओर स्थित हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीनों जो आपका लगातार जो प्रश्न जो 2 हुआ है और एक जो अभी आया है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, तीनों जो है, तीनों प्रश्न जो है अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन से है। पैरेलल जो जब हम करते हैं अल्टरनेटर को तो उससे संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंक्रोनोस्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर के, ऑप्शन देखते हैं। यंत्र का संकेतक रोटर से जुड़ा होता है, यंत्र का संकेतक रोटर से जुड़ा होता है, ये भी हम देख लेते हैं। रोटर को इनकमिंग मशीन के की उन्हीं आर वाई फेज से संयोजित करते हैं। स्टेटर बाइंडिंग को मुख्य बस बार के 2 फेज से जोड़े जाते हैं। इसमें हम बता देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से लेना पड़ेगा। जैसे क्या होता है ना, देखिए नॉर्मल जो सिंक्रोनोस्कोप होता है वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले ऐसे दिखेगा। यहाँ पे 0 होगा, इधर की ओर मान लीजिए स्लो है, स्लो है, इधर की ओर क्या होगा? फास्ट होगा। ये ऐसे दिखेगा। लेकिन जो अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है,
अंदर का कंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक मोटर होता है, ये ऐसे होता है, समझिएगा, ठीक है। ये है हमारा संकेतक, ठीक है। और मान लीजिए इधर 3 फेज है, इधर 3 फेज है, ये हो गया रनिंग अल्टरनेटर और ये हो गया इनकमिंग अल्टरनेटर। मतलब ये रनिंग है, कहने का मतलब रनिंग की इसको ये जो ये वन है, ये टू है। वन जो अल्टरनेटर है ऑलरेडी स्टार्ट है और दूसरा को स्टार्ट किया गया है और उसको क्या करना है, वन के साथ पैरेलल करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो दो तार निकलता है ना, एक ऐसे चला जाता है और ऐसे होते हुए ऐसे चला जाता है। मान लीजिए ये आर फेज है, ये वाई फेज है, और यहाँ से जो निकलता है 2 तार, इससे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ आ जाता है। मतलब ये मान लीजिए आर है और ये वाई है, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो रनिंग का जो 2 फेज निकलेगा वह स्टेटर से होकर के जाएगा, और जो इनकमिंग का जो 2 फेज होगा वो रोटर से होकर जाएगा, ठीक है। और जो संकेतक होता है ना, जो संकेतक हमारा है, मतलब जो इंडिकेटर जो है वो किस में स्थिर होता है, ये रोटर में स्थिर होता है। रोटर में इसलिए स्थिर होता है ताकि उसको रोटेट करना है, उसको इंडिकेशन दिखाना है ना कि वो कौन सा पोजीशन में है। अगर मान लीजिए स्टेटर में स्थित कर देंगे तो उस मूवमेंट अपना कैसे दिखाएगा कि उसका 0 पोजीशन है, स्लो पोजीशन है या फर्स्ट पोजीशन है। इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, रोटर में रखा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्न पे, ठीक है। यंत्र का संकेतक किससे होता है जुड़ा हुआ, रोटर से, ये सही है हमारा। किससे जुड़ा हुआ होता है, यंत्र जो सिंक्रोनोस्कोप है उसका जो संकेतक जो होता है, इंडिकेटर जो होता है, वो रोटर से जुड़ा होता है। दूसरा जो कह रहा है रोटर को इनकमिंग मशीन के किन्हीं आर या वाई से संयोजित किया जाता है। देखिए ये हम क्या किए, इनकमिंग मशीन है हमारा 2 नंबर, और इसके क्या किए, आर या वाई से किसको जोड़े है, रोटर जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, रोटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा नंबर क्या करें, स्टेटर बाइंडिंग को मुख्य बस बार के 2 फेज से जोड़ा जाता है। स्टेटर में जो बाइंडिंग है, स्टेटर में जो हमारा ये बाइंडिंग है, इसके जो बस बार है, बस बार करने में ये तो बस ही बार है ना, बस बार ही है इसका भी 2 मुख्य बाइंडिंग है, उससे जोड़ा होता है। तीनों जो इसमें आंसर हमारा एक करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। ये आप नोट कर लीजिए, इससे तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी जो है इसका लाभ उठा सके। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा अगर अल्टरनेटर का लोड हटा लिया जाए। मान लीजिए ये अल्टरनेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे लोड जोड़ा हुआ है, इसमें लोड जोड़ा हुआ है, तीनों में जोड़ा हुआ है लोड, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा अल्टरनेटर का लोड हटा लिया जाए। ये लोड हटा लिया जाए तो क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे जो VT है उसका मान क्या होगा। हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। जब आप टर्मिनल का जो लोड हटाएंगे, तो लोड जब हटाएंगे तो जो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, आई जो हो रहा है, वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब आई के कारण क्या हो रहा था, ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, तो इसमें IA RA ड्रॉप हो रहा था, मतलब आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि IA हो गया 0। तो जो हमारा आर्मेचर का ड्रॉप हो रहा था ना, वो हो गया 0। तो हमारा जो EG था, जो जनरेटेड वोल्टेज है, वो बराबर हो जाएगा VT, ठीक है। पहले नहीं था, पहले हमारा जो VT था वो जनरेटेड वोल्टेज से IA RA ड्रॉप होने के बाद मिल रहा था, मतलब कम मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, EG बराबर हो गया VT, मतलब जितना जनरेटेड वोल्टेज होगा उतना टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा IA का मान 0 हो गया, जिससे IA RA का ड्रॉप जो है वो 0 हो गया। तो हम ये ऑप्शन में इसका जो आंसर होगा A, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा IA RA जो ड्रॉप था, ड्रॉप हो गया 0। क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज जब आप लोड हटा दिए तो करंट का मान हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शर्त पर 2 अल्टरनेटर समानांतर में परिचालित होंगे। हमारा कहने का मतलब हो गया कि 2 अल्टरनेटर जो हमको समानांतर करना है, पैरेलल करना है, सिंक्रोनाइज करना है, तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना होगा। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, ये जो प्रक्रिया बात कर रहे थे, ये जो हम बात कर रहे थे ना, सॉरी, सिंक्रोनोस्कोप विधि, डार्क लैंप ब्राइट लैंप विधि, डार्क लैंप विधि, ठीक है। ये तो प्रक्रिया है कि सिंक्रोनाइज करना है, लेकिन कंडीशन कौन कौन फिल करना होता है, कंडीशन कौन कौन फिल करना होता है। इसमें कंडीशन जो फिल करना होता है ना, ये इसका आंसर जो है, आंसर है डी। इसमें आपका फेज का क्रम है ना, मतलब पहला का R
वाई और बी को, दूसरा जो अल्टरनेटर है उसको आर को आर से जोड़ना है, वाई को वाई से जोड़ना है और बी को बी से जोड़ना है। ऐसा नहीं कि आर को वाई से, वाई को बी से, ऐसा नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो पहला में है फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए। दो अल्टरनेटर या तीन अल्टरनेटर सभी का जो है फेज अनुक्रम जो है, फेज सीक्वेंस जो है समान होना चाहिए और आवृत्ति भी समान होना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी है, अगर एक जनरेटर का 50 हर्ट्ज है तो दूसरा जनरेटर का भी 50 हर्ट्ज होना चाहिए, तीसरा का भी, चौथा का भी, पांचवा का, मतलब जितना अल्टरनेटर आप जोड़ रहे हैं एक दूसरे से के साथ, सभी का अल्टरनेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो समान होना चाहिए। मतलब 50 हर्ट्ज मतलब एक होना चाहिए, समान होना चाहिए। वोल्टेज भी समान होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक का VT टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए 240 वोल्ट है, तो दूसरा का भी 240, तीसरा का भी 240, चौथा का भी 240, मतलब सभी का जो टर्मिनल वोल्टेज है, वोल्टेज भी समान होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर। छठा नंबर करता है प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस प्रचालन पैरामीटर पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है लोड पे। ठीक है, मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है, इसको आप, ये जो लोड है ना, ये लोड है, आप किस टाइप का कनेक्ट कर रहे हैं, आर कनेक्ट कर रहे हैं, एल कनेक्ट कर रहे हैं या सी। आर मतलब रेजिस्टेंस कनेक्ट अगर कर रहे हैं तो रेजिस्टिव लोड होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अगर एल कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका लैगिंग हो जाएगा, और कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, लैगिंग हो जाएगा, सॉरी लीडिंग हो जाएगा। तो जो हमारा ये पैरामीटर डिपेंड करता है ना, जो अल्टरनेटर का जो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर जो डिपेंड करता है, बेसिकली लोड पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। नहीं तो रोटर गति पे डिपेंड करता है, नहीं तो कोर हानि पे डिपेंड करता है, नहीं तो आर्मेचर हानि पे डिपेंड करता है। इस तीनों पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है लोड पे, कि हमारा लोड जो है कैसा जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है डी। चलिए आगे बात करते हैं, 7 नंबर। 7वां नंबर है जो है, जब दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हो तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर जो है, जैसे कह रहा है दो अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर ये है, मान लीजिए ये बस बार है। ठीक है, ये बस बार से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक बोल रहा है कि दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हो, एक अल्टरनेटर प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट, इसका जो प्राइम मूवर था उसको बंद कर दिया गया, तो अल्टरनेटर क्या करेगा। ये अल्टरनेटर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ से ये अल्टरनेटर है, ये पैरेलल में चल रहा है, इसका प्राइम मूवर आप बंद कर दिए, तो ये जब आप प्राइम मूवर बंद किए, लेकिन यहाँ पे जो स्विच है, स्विच को डिस्कनेक्ट आप नहीं किया है, तो जो इसका जो वोल्टेज है, इसका जो मान लीजिए 240 या 250 वोल्ट है, वो इसको मिलने लगेगा। तो ये एज ए क्या करने का ना, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगेगा, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर का जो बनावट होता है ना, एकदम सेम होता है। ठीक है, एकदम सेम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि मोटर जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में बदलता है, और जो अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। अब ऐसे समझिए, पहले क्या कर रहे थे, हम इसको मैकेनिकल पावर दे रहे थे, हमको क्या सप्लाई कर रहा था, इलेक्ट्रिकल पावर। ये भी क्या कर रहे थे, मैकेनिकल पावर दे रहे थे, ये हमको दे रहा था क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। अब यहाँ से क्या होगा कि इस, ये तो चल रहा है, इसका क्या होगा, मैकेनिकल पावर हो गया जीरो, मैकेनिकल पावर बंद कर दिए, तो इसको क्या मिलने लगा, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर जब मिलने लगा, बनावट भी सेम है, तो क्या करेगा, इसको आप, ये क्या करेगा, मैकेनिकल पावर देने लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर कौन देता है, मोटर देता है। तो ये ऐसे क्या होगा, इस सिंक्रोनस मोटर काम करने लगेगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर और इसका जो दोनों का बनावट जो होता है ना, वो सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि दो अल्टरनेटर का साथ में चल रहा है, एक का प्राइम मूवर अगर बंद कर दिया जाए, तो जो जिसका प्राइम मूवर बंद कर दिया जाएगा वो एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करने लगेगा। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा बी, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। ठीक है, आगे है 8 नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव क्या होता है, तो इसका आंसर है इकाई से कम। क्यों, क्योंकि ऐसे आप समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो निकाला जाता है ना, वो निकाला जाता है बाइंडिंग पे, कि इसका बाइंडिंग कैसा है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि इसका जो अल्जेब्रिक्स, इसका जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम मतलब ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है सभी बाइंड क्वाइल में, जितना भी क्वाइल, मान लीजिए 10 क्वाइल है, 10 क्वाइल में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, उसका वेक्टर सम लिया जाता है और बटा अर्थमेटिक सम लिया जाता है। तो वेक्टर सम से अर्थमेटिक सम हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मान लीजिए वेक्टर सम मान लीजिए 9 है और अर्थमेटिक सम 10 है,
हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, हो सकता है 8 भी हो, 7 भी हो, 6 भी हो। ठीक है, तो हमेशा जो होता है ना, इसका जो मान होता है ना, इकाई से कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान हमेशा इकाई से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसका जो इसका जो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो रेशियो है, वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल बटा अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल। तो अर्थमेटिक सम हमेशा वेक्टर सम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब आप कम में ज्यादा से भागा देंगे तो इकाई से तो कम ही आएगा ना वैल्यू उसका। नेक्स्ट है बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का उपयोग कितनी गति के परिवर्तकों के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, अल्टरनेटर का जो रोटर जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक सैलिएंट होता है, और दूसरा होता है सिलिंड्रिकल होता है। इसका जो उपयोग किया जाता है 100 से 1500 आरपीएम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो इस्तेमाल किया जाता है 1500 से 3000 आरपीएम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा कि जो पिछला वीडियो हम बनाए थे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1, उसमें हमारा मिस्टेक से क्या हुआ था, मैं सैलिएंट के लिए 100 से मैं 500 बोल दिया था। एक्चुअली मेरे माइंड में चल रहा था, इसलिए मैं 500 बोल दिया था। उसको करेक्ट करके 100 से आप इसको 1500 कर लेंगे, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो 100 से 500 मैं बोल दिया था, उसको 100 से 1500 कर लेना है, क्योंकि होता है 100 से 1500 और 1500 से 3000। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, आंसर होगा, देखिए इसमें इसका जो आंसर होगा ये 1500 से 3000 आरपीएम। मतलब बेलनाकार जो वो रोटर है अल्टरनेटर का, उसका जो स्पीड के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है 1500 से 3000 आरपीएम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सेलिएंट जो होता है 100 से 1500 तक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर का घूर्णक में होता है, क्या होता है घूर्णक में, मतलब रोटर में क्या होता है, दो स्लिप होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अल्टरनेटर जो इसमें क्या होता है, रोटर स्टेटर बाइंडिंग होता है, जो 3 फेज बाइंडिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए मैग्नेट। ये मैग्नेट होगा, और मैग्नेट को रोटेट करने के लिए चाहिए प्राइम मूवर। अब मैग्नेट बनाने के लिए आप जानते हैं कि जब भी आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं या टेम्पोररी मैग्नेट भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई जब आप देंगे तो इसका जो पोल होगा ना, पोल फिक्स होगा, पोल फिक्स होगा। मतलब अगर एक तरफ एन है और दूसरा तरफ एस है तो ऑलरेडी वैसे ही होगा। लेकिन जब एसी आप देंगे ना तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ में पोल चेंज होते रहता है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ हमको चाहिए इसको डीसी सप्लाई, ताकि हमारा एक का जो फिक्स सप्लाई है, फिक्स पोल है, वो बना रहे। अब डीसी सप्लाई होता है, एक होता है टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। मतलब डीसी सप्लाई में दो ही टर्मिनल होता है। तो जो इस पे जो रोटर स्लिप जो इस्तेमाल किया जाता है ना, स्लिप जो इस्तेमाल किया जाता है, दो ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारा एक पर प्लस होगा, एक पर माइनस होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा स्लिप रिंग जो है दो ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, किसमें, अल्टरनेटर के रोटर में जो होता है ना स्लिप दो, क्योंकि इसको चाहिए डीसी सप्लाई। क्यों डीसी सप्लाई चाहिए? क्योंकि हमको परमानेंट पोल टाइप का मैग्नेट बनाना है, परमानेंट पोल टाइप का मैग्नेट, ताकि परमानेंट पोल कहने के मतलब अगर एक बार की कोई पोल एन बन जाए तो एन ही रहेगा, अगर एस बन जाए तो एस ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री बाइंडिंग के एक सिरों को जोड़कर कौन सा कनेक्शन बनाया जा सकता है। थ्री बाइंडिंग के एक सिरों को जोड़कर कौन सा कनेक्शन बनाया जाता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 3 बाइंडिंग है, ठीक है, इसका नाम है ए है बी, ए है बी, ए है बी। अब बोला तीनों थ्री बाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर, एक सिरा मान लीजिए ये है, इसको हम जोड़ दिए, तो ये कौन सा कनेक्शन बन गया, ये बन गया स्टार। कैसे? क्योंकि ऐसे समझिए, ये ऐसे ही है ना, ये हो गया हमारा ये हो गया ये, और ये हो गया ये, और ये तीनों का हो गया बी जो कि जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन। इसका आंसर होगा ये 12 नंबर। तीव्र गति प्रत्यावर्तियों को आमतौर पर होता है।
तीव्र गति का जो अल्टरनेटर होता है में आमतौर पर क्या होता है वो देखते हैं। ध्रुव कुंडली ध्रुव रोटर, क्षेत्र कुंडली ध्रुव रोटर, बेलनाकार रोटर, दूसरा है क्या है बेलनाकार रोटर, फिर है क्षेत्र कुंडली ध्रुव और बेलनाकार दोनों रोटर, दोनों रोटर। तीव्र गति जो अल्टरनेटर होता है आमतौर पर क्या होता है बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है रोटर जो होता है सिलेंड्रिकल होता है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे एक दो रोटर होता है, सैलिएंट होता है और सिलेंड्रिकल होता है। सैलिएंट को 100 से कितना तक इस्तेमाल किया जाता है 1500 तक, और सिलेंड्रिकल को 1500 से 3000 तक। तो जो हमारा बेलनाकार रोटर होता है ना उसको तीव्र गति अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है 12 का जो आंसर है वो आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम तक बदल दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा। क्या कह रहा है रोटेशन, हमको इसका जो स्पीड है, मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है उसका स्पीड हमारा है, पहला जो अल्टरनेटर है उसको सॉरी पहला कंडीशन है उसका अल्टरनेटर का स्पीड कितना है 3600 आरपीएम, और बोल रहा है कि उसको 3600 से घटा करके 1800 कर दिया जाए तो ईएमएफ जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहले फॉर्मूला पे हम लोग ध्यान देंगे कि फॉर्मूला जो होता है ईएमएफ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4.445 एफ, ठीक है, जहां फाई है फ्लक्स, एफ है फ्रीक्वेंसी और टी है टर्नों की संख्या, ठीक है, टर्नों की संख्या। अब हम इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, इसको और इसको। अब ये है वेरिएबल, क्यों वेरिएबल कैसे है आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मान लीजिए ए बराबर क्या होता है पी एन बटा 120। अब दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको मोबाइल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए, ठीक है। पी एन पहला कंडीशन हम मान लेते हैं पोल की संख्या 2 है। मान लीजिए कोई एक ऐसा अल्टरनेटर है जिसका पोल 2 ही है, ठीक है, पहले 3600 पे चल रहा है बाद में फिर 1800 पे चल रहा है। पी क्योंकि पोल का संख्या दिया हुआ ही नहीं है तो हम 2 गुने कर लेते हैं 3600, ठीक है, और कर देते हैं भागा 120। तो पहला का जो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी आ गया 60, ठीक है। दूसरा कंडीशन में हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 1800। दूसरा कंडीशन का आ गया फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा जब स्पीड इतना है तो फ्रीक्वेंसी 60 है, और जब हमारा स्पीड इतना है तो फ्रीक्वेंसी हमारा 30 है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि पहला कंडीशन, बाकी सब फिक्स है, सबको फिक्स वैल्यू है, ए भी फिक्स है, ए भी फिक्स है और ए भी फिक्स है। वेरिएबल हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले कितना था 60, जब हमारे स्पीड कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 30, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आधा, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आधा, इसलिए ये सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसलिए ईएमएफ भी कितना हो जाएगा आधा, ईएमएफ भी क्या हो जाएगा आधा। इसका आंसर होगा ये, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आधा हो जा रहा है ना, हमारा आरपीएम जैसे ही आधा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी आधा हो जा रहा है। जब फ्रीक्वेंसी आधा हो जाएगा तो ईएमएफ का मान भी आधा हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है।